नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों के कर दायित्व की गणना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है यू आर रिक्वायर्ड कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी और टैक्स रिफंडेबल। आपको नेट टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है और जो टैक्स रिफंडेबल होता है उसको मालूम करना है। उसके बाद इन्होंने असेसमेंट ईयर दिया है। असेसमेंट ईयर में कहा है सैलरी 5,62,500, डियरनेस अलाउंस 1,22,000 रुपया दिया है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी 50,000 रुपया दिया गया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टाइम डिपॉजिट विथ पीएनबी 30,000 रुपीज़ दिया है, contribution recognized provident fund 50,000 and paid 9,000 premium on his policy। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखो, जो टैक्स की लायबिलिटी, टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है वह टोटल इनकम पर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको टोटल इनकम अपनी कॉपी में निकालना पड़ेगा। तो हमारे साथ साथ आप समझते चलेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आपको लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर। जो ईयर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा वही असेसमेंट ईयर आपको रखना है। चलते हैं। तो सैलरी से इन्होंने जो कमाया है, पहले इनकम फ्रॉम सैलरी आपको रखना है। सबसे पहला हेड कौन सा होता है? पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में इनको सैलरी कितनी मिली? 5,62,500। सैलरी जो मिली हुई है 5,62,500। डीए 1,22,000 डीए मिला हुआ है। ठीक है, बाकी हाउस प्रॉपर्टी वगैरह दिया है, ये सब सैलरी की इनकम नहीं है। इसको जोड़ लेंगे 6,84,500। 6,84,500, 6,84,500 लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है, वहाँ से यदि उसे वेतन मिलता है तो आपको ध्यान देना है 50,000 रुपया उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। आपको ध्यान देना है, माइनस कर देंगे 6,34,500, 6,34,500, इसे आप लिख लेंगे। आपको आगे ध्यान देना है। ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है
इन्होंने दिया है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 50,000। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 50,000। आपको जानकारी होनी चाहिए जितना रेंट मिलता है उसी को बोला जाता है एनुअल वैल्यू, उसी को बोला जाता है एनुअल वैल्यू। इसमें से क्या कर लेंगे, एनुअल वैल्यू में से लेस किया जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 का 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 15,000। आपको लिख देना है 35,000। इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एकदम आसान है। ये सारे चैप्टर जो है ना पहले पढ़ाए गए हैं, अच्छे से पढ़ाए गए हैं। अब आप हाउस प्रॉपर्टी के पास बिजनेस प्रोफेशन आता है, बिजनेस प्रोफेशन के पास कैपिटल गेन आता है, कैपिटल गेन के बाद अदर सोर्सेज आता है। बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आपको लिखना है तीसरा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखो इनको मिला है ब्याज पंजाब नेशनल बैंक में। आपको बताना चाहते हैं ब्याज मिला है, इंटरेस्ट 30,000 रुपया, 30,000। ध्यान दीजिएगा कितना मिलता है, 30,000 रुपये इनको ब्याज मिला हुआ है। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्होंने अंशदान किया है 50,000 रुपया, 9,000 रुपया प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी का इन्होंने पेमेंट किया है। तो कोई बात नहीं है, 30,000 रुपया तो आपको डायरेक्ट यहाँ 30,000 लिखना पड़ेगा। क्यों डायरेक्ट? क्योंकि अदर सोर्सेज से रिलेटेड और कोई इनकम नहीं दी है। सभी को आप जोड़ लीजिए, 6,34,500, 35,000 और 30,000 जोड़ लीजिए, 6,99,500। इसे बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में आपको लेस करना है डिडक्शन 80C। 80C के अंतर्गत जो छूट मिलेगी आपको, जो इन्होंने पेमेंट किया है, क्या पेमेंट किया है, आरपीएफ। आरपीएफ कितना है, 50,000 रुपया। LIC की जो बीमा इन्होंने कराया है, प्रीमियम पेमेंट किया है कितना, प्रीमियम में पेमेंट किया है 9,000 रुपया। भैया इनको 59,000 छूट मिल जाएगी। आपका बचेगा 6,40,500। इसे बोलेंगे टोटल इनकम। एकदम आसान भाषा में, एकदम धीरे धीरे मैंने आपको बताया, एकदम आराम से, कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपने पहले पढ़े हैं, चैप्टर भी पढ़े हैं, टोटल इनकम में भी आपने पढ़ा है, तो इतना आपको लिख लेंगे। अब आपको बताएंगे हम कंपुटेशन ऑफ टैक्स। ध्यान दीजिएगा, टैक्स का कंपुटेशन किया जाएगा। कंपुटेशन का मतलब कितना टैक्स लगेगा। टैक्स लायबिलिटी भी तो टोटल इनकम निकाल रहे थे, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपको पता है टोटल इनकम पर टैक्स लगता है, टोटल इनकम पर टैक्स लगता है।
टोटल इनकम 6,40,500, इसी पर टैक्स लगाना है। तो सबसे पहले इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे 6,40,500, इस पर हम टैक्स निकाल के बता रहे हैं एकदम आराम से। ठीक है, इसको पहले लिखिए। आपको अब हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, हिंदी में कहेंगे कर दायित्व की गणना। उससे नहीं मतलब, आप लिखिए फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको सबसे पहले लिखना है टोटल इनकम ऑन, जो अभी निकाला गया, टोटल इनकम ऑन 6,40,500। ये जो रुपया होगा 6,40,500 पर आपको टैक्स लगाना है। आपको सबसे पहले टैक्स लगाने के पहले स्लैब के बारे में मालूम होना चाहिए। जो आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, जितना भी चैप्टर आप पीछे पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत प्रत्येक वर्ष में अंतर आता है। कैपिटल गेन वाले में तो लगभग पूरा आ जाता है अंतर, लेकिन जब स्लैब बदल जाता है तो इस चैप्टर में ज़्यादा अंतर आता है। फिर भी स्लैब आपको मालूम होना चाहिए। खंडों के आधार पर टैक्स लगता है, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू में बताई हैं। जब खंडों के आधार पर टैक्स लगाया जाता है तो 6,40,500 पे टैक्स लगना है। तो सबसे पहले भैया इनके देख लो उम्र कितनी है। क्वेश्चन में उम्र की कोई चर्चा नहीं दी गई है। क्वेश्चन में उम्र की कोई चर्चा नहीं दी गई है, इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, उम्र की चर्चा नहीं दी गई है तो माना जाएगा कि 60 वर्ष से कम है, मतलब सामान्य नागरिक हैं। जर्नल इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है, सामान्य नागरिक, जर्नल सिटीजन। उम्र दिया रहेगा तो उम्र वाला लगेगा। तो मैंने साफ साफ स्लैब बताया है। जब किसी व्यक्ति की आयु आपको बताना चाहते हैं, स्लैब पहले समझिए। मैंने बताया था फर्स्ट 2,50,000 रुपये नील। नेक्स्ट सामान्य, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है उसी के लिए 5%। नेक्स्ट 5 लाख पर 20%। बैलेंस जो बचा रहेगा मतलब उस पर 30%। यही स्लैब बताया गया है, इसको आप जानते भी होंगे। ठीक है, इसको आप जानते भी होंगे, तो इसको आप जान लीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 6,40,500 पे तो कहा गया है 6,40,500 पे, तो आपको लिखना है साफ साफ ऐसे, फर्स्ट 2,50,000 पे नील। अब समझिएगा 6,40,500 में 2,50,000 माइनस कर लो, 0,05 0, 14 में से 5 माइनस करिए 9 ना, यही तो आएगा। 5 में से 2 माइनस कर दीजिए 3। यानी कि जितना 6,40,500 में पहले 2.5 लाख पर नील, तो वही लिख दिया गया नील। एक बार 2.5 लाख घटाया जाएगा नील, फिर आपको दूसरी बार 2.5 लाख घटा लेना है, जिस पर 5% ऑटोमेटिक 12,500 आएगा। तो आपको लिखना है नेक्स्ट 2,50,000 पे 12,500। पहली एक बार जब 2.5 लाख घटाएंगे तो पे नील रहेगा, जो बचेगा फिर 2.5 लाख घटा लीजिए। तो अब घटा लीजिए 0,05, ठीक है, 0,
9 में से 5 घटाइए 4, 3 में से 2 घटाइए 1, 1,40,500। मतलब कि ये इसके अंदर आ जाएगा। अब इस पर क्या परसेंट लगेगा? इस पर लगेगा 20%। आपको लिखना है नेक्स्ट क्या, अब जो 20% रहेगा, जो नेक्स्ट है इसे बैलेंस भी कह सकते हैं। अब इस पर 1,40,500 पर 20%, 1,40,500 पे कितना लगेगा? 20% आएगा 28,100। जोड़ लीजिए ना। याद रखना जो अमाउंट हो उसको रख लीजिए, पहले 2.5 लाख पे नील लिख दीजिए, फिर 2.5 लाख घटा लीजिए, उस पर 5%। जो बचा है 1,40,500 बचा है। अभी 5 लाख से ज़्यादा थोड़ी ना है, 5 लाख तक ये अमाउंट अगर 5 लाख तक होता है ये वाला अमाउंट तो 20% लगता। 5 लाख के अंदर है तब भी 20% लगेगा, 5 लाख से ज़्यादा होता तो अगला स्लैब आता। तो 1,28,100, 12,500 टोटल लिख देंगे आपको, 28,100 और 12,500, 40,600। क्या लिख देंगे? 40,600। ध्यान दीजिएगा 40,600। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब इसमें लगता है सरचार्ज। क्या लगेगा? सरचार्ज। सरचार्ज में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। मतलब जो टैक्स लगता है उस पर भी टैक्स लगेगा। क्या परसेंट? 4%। टैक्स हमारा 40,600 आया है, 40,600 का 4% निकाल लीजिए, 1,624 आएगा, 1,624। ठीक है, लिख देना है 42,224, 42,224। अब इसमें ध्यान देना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन सैलरी, लेस करना पड़ेगा। डिडक्शन ऑफ टैक्स, इसे बोला जाता है TDS। क्या बोला जाता है इसको? TDS। तो आपको बताना चाहते हैं हम, इनकम फ्रॉम सैलरी से कितनी इनकम है? 6,34,500। जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए, ये ध्यान देना, जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है, मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी करते हैं, कोई व्यक्ति नौकरी करता है किसी कंपनी में या किसी विभाग में, तो वो कंपनी या वह विभाग पेमेंट देने के पहले आपके हिस्से का जो टैक्स है वो काट करके सरकारी खजाने में जमा करना होता है। इसे बोला जाता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई व्यक्ति किसी एक्स नाम कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी का नाम एक्स है, मान लीजिए हमारा नाम है RK मौर्य, हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, और कंपनी जो हमें क्या देगी? सैलरी देगी। जो कंपनी हमें सैलरी देगी वो यहाँ पर टैक्स काट करके उसको सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगा। यानी कि कंपनी सैलरी देगी राजकुमार मौर्य को या कोई व्यक्ति को, चाहे जो हो, तो वो टैक्स काट करके राजकुमार मौर्य को देगी। जो टैक्स काटी रहेगी वो कहाँ जमा की रहेगी? वो जमा किए रहेगी कहाँ पर? सरकारी खजाने में जमा की रहेगी। कहाँ जमा की रहेगी? सरकारी खजाने में जमा की रहेगी। तो आपको पता करना है कितना TDS कटा होगा। आपको इस बात को ध्यान देना है, कितना TDS कटा होगा। तो हम आपको यहाँ पर निकाल करके बता रहे हैं, अच्छे से उत्तर मिला देते हैं। सबसे पहले आपका अभी नहीं आया उत्तर, तो मतलब कि ये जो सैलरी पर टैक्स लगा हुआ है वो टैक्स कट चुका है, वो टैक्स कट चुका है। तो ये सब आपका हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सैलरी वाली में पता करना पड़ेगा भाई, ये तो पूरे पर है, इसमें सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, अदर सोर्सेज भी है।
और कोई हेड होता तो भी होता। तो यहाँ पर आपको ये पता करना पड़ेगा कि सैलरी वाले में कितना टीडीएस, कितना टैक्स बनता है, वहीं पर कट करके सरकारी खजाने में जमा होगा। तो बार बार एक इनकम पर थोड़ी टैक्स लगेगा, उस टैक्स को घटा दिया जाएगा। डिडक्शन ऑफ टैक्स किस हेड का? सैलरी का। लिखना है आपको आगे ध्यान देना है। क्या? टीडीएस कैसे निकाला जाएगा? भाई सैलरी पर कितना टीडीएस कटा होगा। तो आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस। कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस। कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस की जब बात आएगी तो क्या होगा? कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी कर रहा है तो उसको सैलरी मिलती है। सैलरी सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है कंपनी को। तो सैलरी से कितना कमाई हुई थी? 6,34,500। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, जो व्यक्ति सैलरी से पैसा कमाए 80C के अंतर्गत जो छूट मिलती है उसको 50,000 रुपया एक छूट मिलेगी। किसकी? 50,000 रुपया एक छूट मिलेगी जो इसमें दिया गया है, पीएफ में पैसा जमा किया है। और 9,000 रुपया छूट मिलेगी जो किस्त का भुगतान किया है, प्रीमियम का। किस्त का भुगतान जो प्रीमियम का किया उसको कितने की छूट मिलेगी? 9,000 रुपये की छूट मिलेगी। तो आपको बताना चाहते हैं घटाने के बाद आएगा 5,75,500। 5,75,500। 5,75,500। ठीक है, याद रखना। सैलरी से कमाया है 6,34,500, नाम पीएफ का छूट मिल जाता है और एलआईसी का जो प्रीमियम दिया है उसका छूट मिल जाता है 5,75,500। अब आपको आगे बताना चाहते हैं, अब आपको आगे समझाना चाहते हैं। अब इस पर स्लैब लागू कर दो। अब आप क्या करेंगे? इस पर स्लैब लागू कर दो। स्लैब लागू करेंगे। फर्स्ट 2,50,000 नील। पहले 2,50,000 पे क्या हो जाएगा? नील। तो इसका मतलब यहां से 2,50,000 माइनस कर दो। 0 0 5, यहाँ पर 5, 2, यहाँ पर 3, 3,25,500। फिर 2.5 लाख माइनस कर दो। फिर 2.5 लाख माइनस कर दो तो आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट 2,50,000 5%, 12,500। अब 3,25,500 में आप फिर क्या माइनस करेंगे? 3,25,500 में 2.5 लाख माइनस कर दो। अब सीधा सीधा 2.5 लाख माइनस कर दो, 50,000 इसमें 75,000 बचेगा। 75,500 20%। 75,500 का 20% 15,100। 27,600 रुपये, यानी कि सैलरी पर जो टीडीएस कटा हुआ है 27,600 है। और इसी में 4% और 1104 सरचार्ज 4% 1104। अब इसको आप कैलकुलेटर में अपने कैलकुलेट कर लीजिए। 28,704 रुपये। समझिएगा, यानी कि सैलरी में जो ये 42,224 है, ये टीडीएस ऑटोमेटिक कंपनी काट करके सरकारी खजाने में जमा कर देती है। ठीक है, टीडीएस ऑटोमेटिक काट करके, ठीक है, जमा कर देती है। कितना? 28,704। तो वही उत्तर आएगा आपका 13,520 टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2
यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है मिस्टर राम एन इंडियन रेजिडेंट एज्ड 67 ईयर। मिस्टर राम जी हैं, इनकी उम्र है 67 वर्ष और भारतीय हैं, इनकी भारत में रहते हैं, भारत के निवासी हैं। सबमिट बिफोर यू पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, ठीक है। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज का 9,000, बिजनेस से इन्होंने 6,05,000 और उसके बाद कमीशन से 25,500, इंटरेस्ट इन्होंने लोन लिया है 15%, इनकम हुई है, लोन दिया है 15%, 9,000, क्लेम है 600 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद एक्सपेंसेस है 5,000 रुपया, अपील किया है इनकम टैक्स असेसमेंट में, डोनेशन किया है फैमिली प्लानिंग में 3,000 का चेक। कोई बात नहीं, असली कहानी अब शुरू होगी। क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं तब तक आप जान लीजिए कि कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हेडिंग, आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हेडिंग लिख लेना है आपको। उसके बाद आपको अपनी कॉपी में जो असेसमेंट ईयर दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको लिखना है, ठीक है। तो आपको 5 हेड आपके सामने आते हैं। पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। 5 हेड। तो सैलरी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इंफॉर्मेशन दी है आपका लिखना है पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऐसे लिख लेना हेडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप मेरे भाई देखो पब्लिकेशन से 6,05,000 रुपया कमाया है। पब्लिकेशन इनकम 6,05,000 रुपया कमाया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कुछ खर्चा किया है। जैसे इन्होंने बिजनेस से रिलेटेड इन्होंने 6,05,000 कमाया है, तो इन्होंने 5,000 रुपया आईटी अपील एक्सपेंसेस पर खर्च किया है। आईटी में अपील किया, देखो इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, आईटी इनकम टैक्स के लिए इन्होंने अपील किया है। किसके लिए? आय कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करने के खर्चे। इन्होंने जो टैक्स का कंप्यूटेशन किया जाएगा 5,000 रुपया इन्होंने अपील किया है। तो आपको लिखना है आईटी अपील एक्सपेंसेस, आईटी अपील एक्सपेंसेस कितना? 5,000। इसमें आपको लिख लेना है 6 लाख रुपया, इसका मतलब इनकम हुई। बिजनेस से कमाया 6,05,000 रुपया, खर्च किया मतलब अपील किया है आयकर निर्धारण के 5,000 रुपया, 6 लाख रुपये इन्होंने कमाया हुआ है। कोई बात नहीं है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, इन्होंने इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए लोन लिया है, उस पर डिडक्शन मांग रहे हैं 600 रुपया।
इसकी छूट वूट नहीं मिलेगी अभी कुछ, कोई बात नहीं। इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया, आपको लिखना है दूसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आता है। कैपिटल गेन से रिलेटेड सूचना क्या दी गई है, साफ साफ क्वेश्चन में देख लीजिए, कैपिटल गेन से रिलेटेड सूचना जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 9,000 रुपया। देखो बीच बीच में आप सोचेंगे काहे ला रहे हैं, जो सीरियल क्रम पढ़ा दिया गया है भाई, जो चैप्टर के आधार पे है ना, हेड के आधार पे पहले सैलरी रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, बिजनेस प्रोफेशन रहेगा, फिर कैपिटल गेन में, ठीक है। तो आपको लिखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना पैसा कमाया इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, 9,000 रुपया। उसके बाद आपको लिखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस, ठीक है। तो अदर सोर्सेस का मतलब जैसे इन्होंने पास काम है, देखो 25,500 रुपया इन्होंने इंश्योरेंस की एजेंसी ली है। इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंसी, इंश्योरेंस एजेंसी कितना लिया है, 25,500। इन्होंने लोन दिया है, वहां से इंटरेस्ट कमाया है, मतलब लोन दिया है, लोन लिया नहीं, लोन दिया है, वहां से ब्याज कमाया है, जो ब्याज मिलता है अदर सोर्सेज में आता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे ऊपर दी गई है 9,000 रुपया। ₹9,000 आपको लिख देना है, जोड़ लो 9 9 18, 18 में 25,500 जोड़ दो, 43,500 आपका आ जाएगा। 6,52,500, 6,52,000, इसे बोला जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब आपको लिखना है, लेस करते हैं डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन लेस करेंगे, काहे का डिडक्शन भैया, डिडक्शन काहे का, देखो इन्होंने पेमेंट किया है, देखो चेक से इन्होंने पेमेंट किया है, फैमिली प्लानिंग में, फैमिली प्लानिंग में चेक किया है, चेक से पेमेंट किया है। जब फैमिली प्लानिंग में कोई व्यक्ति चेक से पेमेंट करता है, अंडर सेक्शन 80G के अंतर्गत 100% छूट मिलती है, 3,000 रुपया। आपको लिखना है 6,49,500, 6,49,500 आपको लिखना है, इसे लिखेंगे टोटल इनकम। साफ साफ एकदम आराम से मैंने बताया, अगर आप नहीं समझते हैं तो जान लीजिएगा कि आपने पीछे के भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं। पब्लिकेशन से इनकम हुई 6,05,000 रुपये की, 5,000 रुपया माइनस कर देंगे, 6 लाख आपका बचेगा, ये आप जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। कैपिटल गेन से इनकम है, अदर सोर्सेज से इतनी इनकम है, इन्होंने दान दिया है फैमिली प्लानिंग में, ये जो माइनस किया गया क्या है, लिख सकते हैं आप इसको फैमिली प्लानिंग, 100% 80G के अंतर्गत छूट मिलती है, 6,49,500 रुपया, ये आपकी टोटल इनकम है। इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद आपको टैक्स की लायबिलिटी ज्ञात करना बताएंगे, कैसे टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, इसको लिख लीजिए। आपको मैं अब आगे बताने जा रहा हूं, क्या कंप्यूटेशन ऑफ
टैक्स लायबिलिटीज फॉर द असेसमेंट ईयर, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। समझिएगा, कोई भी, सबसे पहले लिख लो टोटल इनकम ऑन रुपया 6,49,500, इसी 6,49,500 पर आपको टैक्स निकाल के बताना पड़ेगा। पेपर में दे देगा ना, तो अधिकतर बच्चे, मैं बता रहा हूँ, नहीं निकाल पाते, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते समय स्टूडेंट धराशाही हो जाते हैं। टीचर भी क्या करे, इतना ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट को कि वो बेचारा कहाँ करेगा, कहाँ कहाँ पढ़ाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है। अब आप समझिए, क्वेश्चन में बोला है 67 वर्ष, मैंने रूल बताया है जब एज 60 साल से कम हो। दूसरा रूल मैंने बताया, एज जब 60 साल से अधिक हो और 80 से कम हो। दूसरा रूल, इसे बोला जाता है सीनियर सिटीजन। इस क्वेश्चन में बोला गया है एज जो है 67 वर्ष है, 67 ईयर। तो सीनियर सिटीजन का स्लैब आपको याद होना चाहिए। सीनियर सिटीजन का जो स्लैब है वो कहा गया है कितना, सीनियर सिटीजन का स्लैब जो दिया गया है उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता हो तो आपको लिखना है सीनियर सिटीजन के लिए जिसकी उम्र मोर देन 60 ईयर, 80 ईयर से लेस देन, फर्स्ट 3 लाख पर नील। निकाल लीजिए क्वेश्चन, निकाल लीजिए बुक और देख लीजिए जो स्लैब है, देखो बदलता रहता है, हो सकता है आगे पीछे इधर उधर मैंने बता दिया हो, इधर उधर मतलब कि हमेशा बदलता रहता है, तो यही बदलता है स्लैब। बहरहाल पहले 3 लाख पर नील, अगले 2 लाख पर 5%, नेक्स्ट 2 लाख पर 5%, समझ रहे हैं, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, बैलेंस 30%। यही नियम है, यही स्लैब है। ठीक है, स्लैब को हम लगाते हैं। तो आपको समझ लेना है, एक वर्किंग नोट टाइप में आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए रुपया 6,49,500, और यहाँ एक लिखना है आपको फर्स्ट 2,50,000, ओ सॉरी, पहला 3 लाख नील। कितना बचेगा, 3,49,500 बचेगा। तो नील है, पहले नील है, फिर दूसरी बार 2 लाख माइनस कर दो, ऐसे निकाला जाता है। 1,49,500, 5%, कितना आएगा नेक्स्ट 2 लाख पे 10,000, 1,49,500 बचा है, 1,49,500 बचा है, 20% निकाल दो, 14 दूनी 28, 28 और 95, 95 दोनों जोड़ दो, आपका आ जाएगा 29,900। लिख देना है 39,900, क्या लिख देना है 39,900, ऐड कर देना है, इसमें ऐड करना है क्या, टैक्स पर टैक्स 4%, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस
क्या परसेंट, 4%, जितना टैक्स लगा है 39,900 पे 4% निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा 39,900 पे 4% निकाल दीजिए, 1556 आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 1556 जोड़ लेंगे 41,496 आंसर, 41,496 आंसर। तो ये आपका हो गया टैक्स लायबिलिटी। 41,496 आपका दूसरा आंसर आ रहा है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। कहता है द पार्टिकुलर ऑफ इंडियन इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 70 ईयर। ध्यान दीजिएगा, इंडियन रेजिडेंट का मतलब भारतीय निवासी हैं। इनकी आयु जो है 70 वर्ष है। उसके बाद इन्होंने कहा है पहला इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है 1,72,000 रुपया। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है 47,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है 72,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है लैंड एंड बिल्डिंग का 1,20,000 रुपया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है ज्वेलरी का 17,000 रुपीज़। कैजुअल इनकम गेम ऑन टीवी दिया है 20,000 रुपये का। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया है 6,000 रुपया अपने वाइफ की लाइफ, अपनी ऑन लाइफ मतलब अपनी लाइफ पर, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 5,000, 20,000 बाई चेक अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कंप्यूट नेट टैक्स लायबिलिटी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हेडिंग डालनी पड़ेगी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद आपको लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर। ये आपकी हेडिंग होगी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन में सैलरी कंप्यूटेड लिखा है। कंप्यूटेड का मतलब गणना किया गया है पहले से ही, मतलब उसमें कोई डिडक्शन वगैरह नहीं देना आपको। तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। कॉपी में लिखना है, पहले में आपको इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी से इन्होंने 1,72,000, देखो इसमें कोई कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक कंप्यूटेड बोला है। दूसरा आपको लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल बोला है। टैक्सेबल का मतलब होता है सभी कैलकुलेशन कर लिया गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 47,000 रुपया। तीसरा, अब आप समझिएगा, कैपिटल गेन दिया है भले, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन तीसरे नंबर पर आता है, इसको याद रखिएगा। बिजनेस से रिलेटेड कोई इनकम नहीं दी है, ऐसे लिख दीजिए इनकम फ्रॉम बिजनेस नील दिया गया है, इससे रिलेटेड कोई इनकम ही नहीं दी गई है, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर थोड़ा गौर से, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपको बताना चाहते हैं
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सबसे पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालीन पूंजी लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस, अगर मान लीजिए कहीं पर क्वेश्चन में मिल जाए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकते हैं। लॉस तो है ही नहीं है, पहली बात शॉर्ट वाला। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले लिखो, बताएं उसके बाद। 1,00,000, इसको साफ साफ यहां लिखो, 72,000 इसके सामने लिखो क्योंकि डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल 1,20,000 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, पूरा कितना कर लिया जाएगा? 17,000। देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका 1,03,000 रुपये टैक्सेबल में आ जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको बताना चाहते हैं कैजुअल इनकम। ठीक है, तो आपको लिख लेना है 4,00,000, इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, आ जाएगा 4,00,000। कितना कितना जोड़ेंगे याद रखना, 1,72,000, 47,000, 72,000, 1,03,000, 20,000, 4,14,000। ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, लेस करेंगे, लेस करेंगे आपको क्या? डिडक्शन। डिडक्शन में आपको बताना चाहते हैं अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C में क्या छूट मिलेगी आपको पता है? 6,000 का प्रीमियम चुकाया है, पीएफ में 5,000, 6 5 11,000, समझ रहे नहीं? 11,000 रुपये से इसकी छूट मिल जाएगी, पीएफ में और प्रीमियम जो चुकाया है इसकी छूट मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या चुकाया है? इन्होंने दान किया है, कहाँ? चेक द्वारा अनुमोदित संस्था को दान दिया है, दान दिया है 20,000। तो ये पे भैया 50% छूट मिलेगा बस। अनुमोदित दान जो दिया है 50% छूट मिलेगा। ठीक है, 50% छूट मिलेगा। पचास % दान दिया है 20,000, और किस धारा के अंतर्गत मिलेगा इसको भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। 80G 50%, 20,000 का 10,000 माइनस कर दीजिए 21,000, आपका जो होगा 3,93,000। इसे बोलेंगे टोटल इनकम। 3,93,000 टोटल इनकम आ गया है। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। अब आपको बात आएगी कहाँ पर? टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। 3,93,000 पे टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, यह महत्वपूर्ण है। पिछले चैप्टर से, पिछले क्वेश्चंस की अपेक्षा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग भी है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको अपने कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। For the
असेसमेंट ईयर। आपको आगे बताना चाहते हैं कितना पैसा कमाए थे, 3,93,000। तो आपको जानना है थोड़ा देर के लिए, जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, असेसमेंट ईयर लिख देंगे। तो समझिएगा, जो टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन किया जाता है ना, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अलग से टैक्स का निर्धारण किया जाता है, स्लैब से बाहर रखा गया है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा मिला था 1,03,000, लिखा जाएगा टैक्स ऑन $1,03,000 के परसेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे स्लैब से अलग रखा गया है। इसको स्लैब में नहीं डाला गया है, स्लैब का मतलब जो नियम होता है उससे अलग रखा गया है। तो आपको लिखना है 20,600 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। उसके बाद एक कैजुअल इनकम मिला था, कैजुअल इनकम 20,000, आकस्मिक आय 20,000, घुड़दौड़ से जीते, कोई रास्ते में कोई सामान मिल जाए, ठीक है, 20,000 का 30%, 6,000। कैजुअल इनकम पर 30% टैक्स लगता है, इसको याद रखना पड़ेगा एक एक चीज़ को, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20%। तो आपका हमारा आया था 3,93,000, 3,93,000 में 1000 में 1,03,000 माइनस कर दो, 20,000 माइनस कर दो, सब कुछ जोड़ने ओढ़ने के बाद आया था ये सब, ठीक है। 3,93,000 में माइनस 1,03,000, 20,000, ये दोनों माइनस कर दो, कितना बचेगा? तो यहाँ पर 1,23,000 डायरेक्ट माइनस करो भाई, 1,03,000 प्लस 20,000, 0 0 0 0, 9 में से 2 गए 7, 2,70,000 बचेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग से स्लैब से बाहर रखा गया है, और कैजुअल इनकम को भी बाहर रखा गया क्योंकि इस पर अलग से टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। आप क्या करेंगे अब? तो अब 2,70,000 पे स्लैब लगेगा, 2,70,000 पे स्लैब लगेगा। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनकी उम्र कितना है, इनकी उम्र कितना है? इनकी उम्र 70 साल है। इनकी उम्र क्या है? 70 साल है। 70 साल वाले के लिए नियम क्या है आपको पता है? जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हो, 80 वर्ष से कम हो। प्रथम 2 लाख पर, 3 लाख पर कहा गया करदाता की आयु 60 वर्ष से अधिक है, परंतु कर मुक्त सीमा 3 लाख नहीं होगी क्योंकि वह अनिवासी है, ठीक है। तो इसमें नोट भी दिया गया, इंग्लिश में कहा गया है एसएससी नॉट, ठीक है। तो इसमें आपको टैक्स का कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा इसमें अब, ठीक है। टैक्स का कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। टैक्स ऑन अदर 2,70,000, तो अनिवासी बोला है अनिवासी है, अनिवासी है, अनिवासी है तो 3 लाख करमुक्त सीमा नहीं मानी जाएगी। अनिवासी अगर होता है, नॉन रेजिडेंट होता है, तो करमुक्त सीमा 2,50,000 ही मानी जाती है। टैक्स ऑन 2,70,000। देखो 70 वर्ष भले है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है अनिवासी है। अनिवासी मतलब नॉन रेजिडेंट है, तो उसके लिए कौन सा नियम लगेगा? याद रखना, नोट में बोला गया है 2.5 लाख वाला। तो जब 2.5 लाख वाला नियम लगेगा तो प्रथम 2.5 लाख पर नील हो जाएगा, बचेगा इसमें 2,70,000 में 2.5 लाख माइनस कर दो, कितना बचेगा? बचेगा 20,000, 5%, 1,000 लिख लो, 26,600, 27,600, कितना आ जाएगा? 27,600 प्लस कर देना है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस
टैक्स पर टैक्स 4% लगा दो, 1104, इसमें लिख देना है 28,704। आपको ये भी एक क्या ध्यान देना, लेस TDS कैजुअल इनकम। कैजुअल का मतलब होता है जो आकस्मिक पैसा कमाया जाता है। जैसे इन्होंने आकस्मिक कैजुअल इनकम कमाया है, तो इस पर जो अगर कोई व्यक्ति यहीं पर घुड़दौड़ से पैसा कमाता है, लॉटरी से पैसा कमाता है, तो उसको बोला जाता है कैजुअल इनकम। जैसे कैजुअल इनकम पर कोई व्यक्ति पैसा कमाया है तो टैक्स काटने के बाद दिया जाता है। तो जैसे इन्होंने कितना कमाया, 20,000 ना, 20,000 में जो टैक्स काटा जाता है, समायोजित टैक्स जो होता है 31.2% होता है। समायोजित टैक्स नॉर्मल तो 30 होता है, लेकिन जो टैक्स पर टैक्स भी वगैरह लगा होता है 31.2, इस सब को मिला करके होता है। ठीक है, बोला गया है करदाता भारत का निवासी नहीं, अतः टीवी पर इन्होंने खेल किया है। जो इनका उपकर है, जो इनका टैक्स है 31 एक उपकर सहित 31.2, क्वेश्चन में बोला है साफ साफ। तो 20,000 का 31.2% निकाल लीजिए, 6,240 आपको माइनस कर देना है। 6,240 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22,464, 22,464 आपका टैक्स लायबिलिटी उत्तर आ गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको आगे आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर ऑफ मिस्टर यक्स फॉर द प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर यक्स का प्रीवियस ईयर में से रिलेटेड कुछ इनकम दी गई है। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट हिज नेट टैक्स लायबिलिटी और अमाउंट रिफंडेबल एज द केस मे बी। तो आपको टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है, अमाउंट रिफंडेबल भी मालूम करना है। इन्होंने कहा है पहला बिजनेस इनकम 5,56,900 रुपया, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी 10,000 रुपीज़, म्युनिसिपल टैक्स ऑन प्रॉपर्टी पेड 1,000 रुपीज़, एग्रीकल्चरल इनकम 10,000 रुपीज़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,000 रुपया, लॉटरी विनिंग फ्रॉम, इन्होंने केरला स्टेट से लॉटरी इन्होंने प्राप्त की है 50,000 रुपया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कैजुअल इनकम क्रॉसवर्ड पजल से रिलेटेड दी गई है। आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखो अलग अलग हेड की इनकम दी गई है, अलग अलग हेड की इनकम को जब इकट्ठा किया जाता है तो आपको लिखना पड़ता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आपको अपनी कॉपी में सबसे ऊपर हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बाद आपको लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर। टोटल इनकम जहां कहीं भी निकालना होता है आपको पता है, पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी का। आपका जो पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी का, सैलरी से रिलेटेड इनकम नहीं दी गई है इस चौथे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो आपको हेडिंग लिखना है, सैलरी में कुछ नहीं, तो आपका पहला नंबर होगा इनकम फ्रॉम हाउस
प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ध्यान देखना है, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिया है 10,000 रुपया। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दिया है 10,000 रुपया। अगर रेंट दिया है तो यही होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर रेंट दिया है तो यही होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आपको लिखना है लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अगर मालिक ने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, देखो म्युनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी पेड 1000, तो 1000 आपको माइनस कर देना है, लिख देना है 9000 रुपया। इसे बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के बाद आपको लिख देना है लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का 30%। एनुअल वैल्यू हमारा दिया है 9000, 9000 का 30% 3000 रुपया। आपका बचेगा 6000 रुपया। सॉरी, हाँ, नेट एनुअल वैल्यू 9000 ना, 9 तिरिक 2700 होगा। सॉरी, 3000 मैंने लिख दिया, 2700 रुपया होगा। जो बचेगा आपका कितना, 6300 रुपया। इसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। 6300 आपको लिख देना है बस ऐसे, 6300। ये पहला हेड आपका हो गया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं दूसरे हेड पर आइए। अगला हेड, सैलरी में कुछ नहीं था, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया गया है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा, 5,56,900 रुपया दिया है। इससे रिलेटेड इसमें और कुछ नहीं करना है, 5,56,900। तीसरा नंबर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बिजनेस प्रोफेशन के बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाला टॉपिक आता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की जब बात आएगी तो आप इसमें अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो दिया गया है, देखो 15,000 रुपये का दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,000 रुपये का दिया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बाद आता है अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से रिलेटेड बहुत सारी इनकम दी हैं। जैसे इन्होंने लॉटरी जीता है, लॉटरी विनिंग लिखिए, लॉटरी विनिंग 50,000 रुपया। लॉटरी विनिंग इन्होंने 50,000। कैजुअल इनकम क्रॉसवर्ड से 1200 रुपया। कैजुअल इनकम क्रॉसवर्ड से इन्होंने जीता है 1200 रुपया। लिख लीजिए 51,200 रुपया। पांचवा नंबर, सॉरी हो गया, अदर सोर्सेज तक हो गया तो जोड़ लिया जाएगा। 6300, 5,56,900, 15,000, 51,200 जोड़ लो, 6,29,400। 6,29,400 इसको बोलेंगे
ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस किया जाता है डिडक्शन 80C से 80U। डिडक्शन किस चीज़ का मिलेगा? प्रोविडेंट फंड में जो जमा किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, समझ रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 रुपया दिया गया है, वो प्रोविडेंट फंड का 15,000 और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम PF का 15,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 माइनस कर लिया जाएगा 25,000। आपका जो निकल के आएगा 6,04,400, 6,04,400 माइनस, वो प्लस माइनस किया जाएगा डिडक्शन। और उसके बाद क्वेश्चन में देखना है एग्रीकल्चरल इनकम दी है कितने की? 10,000 रुपये की। कितना दिया है एग्रीकल्चरल इनकम? 10,000। इसी में ऐड कर लिया जाता है एग्रीकल्चरल इनकम 10,000। आपका हो जाएगा 6,14,400, 6,14,400। ये हो गया। एक बार फिर से समझना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, बिजनेस प्रोफेशन लिख दिया, कैपिटल गेन लिख दिया, अदर सोर्सेज लिख दिया, डिडक्शन घटा दिया। ई एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम का नियम होता है कि आप पढ़े होंगे, सुनते भी होंगे, कृषि आय कर मुक्त है। एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है क्या होता है? कर मुक्त, मतलब एग्जेम्प्ट होता है। हम भी मानते हैं एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एक विशेष नियम के तहत, एक विशेष नियम के तहत एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम में जोड़ा जाता है। टोटल इनकम तो हमारा यही आएगा ना, माइनस करने के बाद 25,000 माइनस करने के बाद ना, तो टोटल इनकम में जोड़ा जाता है। एक विशेष नियम के तहत एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम के तहत में जोड़ा जाता है। तो आपको ध्यान देना है 6,14,400। जब किसी व्यक्ति की आय इनकम टैक्स फ्री कर मुक्त सीमा से अधिक हो और एग्रीकल्चरल इनकम भी 5,000 से अधिक हो, तो एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम में जोड़ दिया जाए। जैसे टोटल इनकम है कर मुक्त सीमा 60 वर्ष के लिए, कितना मैंने बताया आपको? 2.5 वर्ष, 2.5 लाख। 60 वर्ष की से जिनकी उम्र कम है 2.5 लाख, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, 80 से कम है, उनके लिए 3 लाख, जिनकी 80 से अधिक है उनके लिए 5 लाख। तो हमें उम्र कोई दिया नहीं है, उम्र नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं? उम्र नहीं दिया है तो इसका मतलब सामान्य नागरिक है। तो टोटल इनकम 2.5 लाख से अधिक है और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से अधिक है, इसका मतलब टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ दिया जाएगा। इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं, अब होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की गणना कैसे करते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, आपको ध्यान देना है टैक्स लायबिलिटी में। भाई 6,14,400 तो हो गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, स्लैब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बाहर रखा जाता है क्योंकि उस पर 20% टैक्स लगता है, थोक। और स्लैब से बाहर उसको भी रखा जाता है, किसको रखा जाता है? जो कैजुअल इनकम होती है उसको भी स्लैब से बाहर रखा जाता है, उस पर 30% लगता है। जैसे कैजुअल इनकम इसमें लॉटरी वाला हुआ था और क्रॉसवर्ड वाला हुआ था 51,200। आपको अलग अलग करना है। ए, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में क्या गया आएगा? लॉटरी वाला आएगा और क्रॉसवर्ड वाला आएगा 51,200।
51,200 का 30% निकाल लीजिए, 15,360 रुपये आएगा। निकाल लीजिएगा, 15,360 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, कैजुअल इनकम पे। उसके बाद लॉन्ग टर्म पे बी, इनकम टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 15,000 @ 20%, 15 दूना 30, 3,000 रुपया आएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं बचा कितना। 6,14,400 में 18,360, नहीं 6,14,400 में इन दोनों को माइनस कर दो। 6,14,400 में 6,14,400 में माइनस कर दो 51,556, 66,200, 0 0 2, 14 में से 6 माइनस कर दीजिए 8 ना, और यहाँ पर 10 में से 6 माइनस कर दीजिए 4, 5 लाख कितना आएगा? 48,200। सही है, याद रखिएगा टोटल था 6,14,400। इस 6,14,400 में 51,200 पे कैजुअल इनकम है, उस पर टैक्स लग गया, 15,000 पे टैक्स लग गया, 5,48,200 रुपया बचा। अब इस पर स्लैब लगेगा, याद रखिएगा, अब इस पर यहाँ पर स्लैब लगेगा। स्लैब कैसे लगता है? ठीक है, स्लैब कैसे लगता है तो आपको लिखना है, अब सी आएगा। तो कहा गया है पहले 2.5 लाख पर नील, पहले 2.5 लाख पर नील, 0 0 2 8, 14 में से 5 माइनस कर दीजिए 9, पहले 2.5 लाख पर लिख दीजिए आप टैक्स ऑन रुपीज 5,48,200 लिखना है आपको। फर्स्ट 2,50,000 पे नील, पहले 2,50,000 पे नील, अगले 2 लाख, फिर 2,50,000 माइनस करिए, ठीक है। रुक जाइए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। तो 0, ज़्यादा 0 लगा दिया क्या मैंने? हाँ, 0 0 2 8 3, 38,000। नेक्स्ट 2,50,000 पे कै परसेंट? 5%। तो आपका आ जाएगा कितना? 12,500 आएगा, और क्या होएगा? कितना आएगा? 12,500। पच्चीस 125। अब क्या बचा? नेक्स्ट 38,200 पे 20%, 38,200 पे 20%, ठीक है। 20, तो इसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 38,200 पे 20% कितना आएगा? गुणे 20/100, 2 0 2 0 काट दो, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 8 16 6, 2 3 6 1 7, जोड़ लीजिए कितना आएगा? 12,500, 12 7 19, 12 7 19, 20,140। इसको चेक करना पड़ेगा, 20,140। रुक जाइए, इसको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ 48 होगा, ठीक है।
48,200 का 20/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 बट 16 6 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 12 8 20, 20 1 21, 22,140, 22,140 रुपया जोड़ लो, आएगा 22,140। टोटल ए प्लस बी प्लस सी टोटल जोड़ लो, 15,360, 3,000, 22,140, आएगा 40,000। प्लस करेंगे सरचार्ज नील 40,000। अब इसमें क्या होता है समझ रहे हैं, इसमें से जो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगता है, देखो जोड़ तो दिया गया लेकिन बाद में विशेष नियम के तहत नॉर्मल रेट माइनस कर दिया जाता है। टैक्स, इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम में आपको बताना चाहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है हमारी, 10,000। 10,000 का नॉर्मल रेट जो सबसे छोटा रेट होता है 5%, 500, 39,500, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, तो वो चीज़ यही माइनस कर लिया जाता है जो हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, यही माइनस कर लिया जाता है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 9 22, 22 12 8 20 1 21, 22,140 सही है, 22,140। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा समझ रहे हैं, 500 माइनस कर लिया जाएगा, वो 500 माइनस कर लिया जाएगा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर वाला, यहाँ पर माइनस कर देना है आपको 500, मतलब 10,000 पे 5% के रेट से वही नॉर्मल रेट माइनस किया जाता है। तो आएगा 21,640। अब आएगा यहाँ पर 40,000। इतना समझ लीजिएगा, हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है आज, तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखे, 40,000 हो गया है, 40,000 हो गया है, 40,000 टैक्स हो गया है, सरचार्ज नहीं है, प्लस करना है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, कै परसेंट, 4,000 गुड़े 2, 40,000 गुड़े 4%, इसका 4% लगता है 1,600, 41,600 रुपया, ठीक है, 41,600 रुपया। और आपको ये भी बता दूं, जो लॉटरी से पैसा मिला हुआ है, जो लॉटरी से पैसा मिलता है केरला ई सरकार से, TDS, मतलब कि लॉटरी पे जो पैसा मिला हुआ है वो 50,000 लॉटरी पे 30% के हिसाब से माइनस कर देना है। मतलब लॉटरी पर पैसा, जहां लॉटरी मिलती है वहां पर टैक्स काटने के बाद ही पैसा मिलता है, इसीलिए माइनस किया जा रहा है ना, डिडक्टेबल अमाउंट। तो आपका आ जाएगा 26,600 नेट टैक्स लायबिलिटी, 26,600 नेट टैक्स लायबिलिटी, 26,600। ये क्वेश्चन आपका हो गया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां। कहता है मिस्टर सुंदरम इज अ बिजनेसमैन, मिस्टर सुंदरम एक बिजनेसमैन है मेरे भाई। द पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम आर एज फॉलोज फॉर द असेसमेंट ईयर, इनकी इनकम दी गई है। बिजनेस इनकम 5,44,500, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड फॉर 24,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 20,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000, विनिंग फॉर हॉर्स रेस 7,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट इन्होंने पेमेंट किया है 5,000, कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी। तो कोई बात नहीं है,
जब इनकम कई हेड की दी हो तो आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम। क्वेश्चन में जो भी असेसमेंट ईयर दिया रहेगा उस असेसमेंट ईयर का आप यहां नाम लिख लेंगे, सन का नाम लिख लेंगे और कुछ नहीं करना है। टोटल इनकम निकालते समय मेरे भाई सबसे पहली बात आती है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरे नंबर पे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको देखना है सबसे पहले क्या इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड कोई सूचना नहीं दी है। क्वेश्चन में देखना है कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड दी है, मकान संपत्ति से संबंधित दी है, तो आपको लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्होंने सूचना दी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्होंने कहा है कंप्यूटेड, मतलब होता है गणना कर दिया गया है। कंप्यूटेड, कंप्यूटेड का मतलब होता है गणना कर दिया गया है, मतलब जो हम लोग म्युनिसिपल टैक्स वगैरह घटाते हैं, जो हम लोग अन्य चीज़ें घटाते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, वो सब आपको नहीं घटाना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो दिया गया है 24,000, कितना दिया गया है 24,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो दिया गया है, कोई बात नहीं। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आप देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया गया है 5, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड होता है, तो आपको दूसरा इसमें लिखना है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो दिया गया है देखेंगे आप, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो दिया गया है 5,44,500, 5,44,500। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद तीसरा नंबर इनकम, देखो कैपिटल गेन से रिलेटेड सूचना दी गई है, हाँ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से रिलेटेड आप देखेंगे दिया गया है दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बाद चौथा नंबर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आएगा, जैसे इन्होंने मिला है, इनको ब्याज वगैरह मिला है, घुड़दौड़ से जीते हैं, हॉर्स रेस से इन्होंने जीता है, हॉर्स रेस घुड़दौड़ से इन्होंने जीता है 7,000 रुपया। हॉर्स रेस से इन्होंने जीता है 7,000 रुपया। हॉर्स रेस के बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 12,000 रुपया, कितना हो जाएगा 19,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ है इसका 12,7,19 होता है ना, नहीं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 20,000 है, सॉरी 20,000 है भैया, 20,000 है, तो कितना हो जाता है 27,000 रुपया हो जाता है। जोड़ लीजिए 6,07,500 जोड़ लेंगे, 6,07,500, इसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल में इनकम में लेस किया जाता है डिडक्शन 80C से 80U। ठीक है, डिडक्शन 80C से 80U। आपको ध्यान देना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पेमेंट किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
7,000 रुपया, ठीक है, 7,000 रुपया, 5,000 रुपया, सॉरी 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 6,02,500, 6,02,500, 6,02,500। समझिएगा, ये आपका आ जाएगा 80C के अंतर्गत छूट मिली है। टोटल इनकम आपको ध्यान देना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,000 रुपया, इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,44,500, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हॉर्स रेस और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 27,000 जोड़ दो, ग्रॉस टोटल इनकम 6,07,500 हो गया। लिस्ट करेंगे डिडक्शन 80 से 80 घटा देंगे और कुछ नहीं दिया गया इसमें। अब मेरे भाई तो टोटल इनकम निकाला आपने, अब आप निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। असली कहानी अब चलेगी, इसमें उम्र तो दी नहीं गई है, देख लेना है, उम्र तो नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, उम्र नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा आप लोग। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, उसके बाद आपको लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर, ऐसे लिख लेना है। अब टैक्स का कैलकुलेशन होगा, कमाई कितनी हुई है जो टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, 6,02,500 टैक्सेबल अमाउंट ना, टैक्स ऑन 6,02,500, 6,02,500। आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जैसे कोई कैजुअल इनकम है, कोई घुड़दौड़ से जीता गया पैसा है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जैसे क्वेश्चन में हॉर्स रेस से जीता है, तो भैया इसको स्लैब से बाहर रखा गया है। जितना पैसा कमाए हैं उनमें 7,000 रुपया विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, पहला ए लिखो, ए इनकम टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में आपको ध्यान देना है ₹7,000 एट द रेट ऑफ, देखो ध्यान दीजिएगा, घुड़दौड़ से जीतो 30% टैक्स लगेगा, ठीक है, 7 तारीख 21 रुपया भैया अलग से टैक्स लगेगा इस पर, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनकम टैक्स ऑन विनिंग, ठीक है, विनिंग टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको स्लैब से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन में देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे भाई 12,000 रुपये दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,000 रुपये का 20%, 12 दूनी 2,400 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कितना पैसा बचा, 5 लाख कितना, 6,02,500, 6,02,500 में माइनस कर दो 7, 12, 19,000 माइनस कर दो, क्योंकि 7,000 रुपया विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस पर टैक्स लग गया, 12,000 रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लग गया, इसको स्लैब से बाहर रखा गया है, ठीक है, स्लैब से, ठीक है, बाहर रखा गया है, तो माइनस कर दीजिए 5,83,500, क्या बचेगा 5,83,500, 19,000 माइनस करना है बस। तो ध्यान दीजिएगा पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता, नियम है, फर्स्ट 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगता, नील। नेक्स्ट 2,50,000 पे
क्या परसेंट टैक्स लगता है? 5%, 12,500। अब समझिएगा, 5 लाख में पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, ठीक है, और अगले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, यानी कि 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। तो कितना बचा? 5 लाख पे 12,500, 83, बैलेंस 83,500 पे 20%, 16,700। भैया जो टैक्स बनेगा हमारा 16, 12, 28, 29,200, 29,200। सब टैक्स को जोड़ लो, 33,700। ऐड करेंगे, सरचार्ज है ये नहीं है, ऐड करेंगे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, इसी का 4% निकाल दो, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, ठीक है। 33,700 का 4% निकाल दो तो आपका आ जाएगा 1,348, मतलब टैक्स पर टैक्स लगता है, तो आपका आ जाएगा 35,048, 35,048 ये टैक्स हुआ। लेकिन जो घुड़दौड़ से पैसा जीता है, जो कैजुअल इनकम होती है, ठीक है, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम पे, कैजुअल इनकम जो है भैया 10,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटता है, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगर 10,000 से अधिक है, नियम देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में जो कैजुअल इनकम 7,000 है, कैजुअल इनकम मतलब ये अगर 10,000 से अधिक होता तो टीडीएस 30% यहाँ पर माइनस कर दिया जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां हो गया, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मिस्टर गणेश हैज़ द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। गणेश जी हैं, गणेश की इनकम दी गई है। पहला नंबर बिजनेस प्रॉफिट 4,32,500, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,12,000 रुपया, कैपिटल गेन ध्यान दीजिएगा दिया गया है रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल असेट्स अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स 23,000 रुपया, विनिंग फ्रॉम दिल्ली स्टेट लॉटरी 1,00,000 रुपया, कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी नहीं मालूम किया जाता, सबसे पहले टोटल इनकम, सबसे पहले आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, ये आपका कंप्यूटेशन करना होता है। आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले इन्होंने बिजनेस प्रॉफिट दिया है, सैलरी नहीं दिया, हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया, जो नहीं दिया उससे मतलब मत रखो। बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट 4,32,500। दूसरा नंबर आपको लिखना है बिजनेस प्रॉफिट के बाद कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में आपको लिखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगला जो है अदर दूसरी है, ध्यान दीजिएगा अगला जो दिया गया है दीर्घकालीन माना जाएगा वो 23,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,12,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 23,000, हो जाएगा 2,35,000 रुपया, 2,35,000 हो गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा जाएगा,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, एक लाख, लॉटरी 1 लाख, जोड़ लीजिए 7,67,500। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाएगा टोटल इनकम। इसमें छूट उठ है ये नहीं है, ठीक है, इसमें छूट वगैरह नहीं है, डिडक्शन वगैरह नहीं, तो आपको ध्यान देना है। अब इस पर टैक्स लगा दिया जाए, टैक्स तो लगाया जाएगा, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे आप समझिएगा, इस स्लैब से बाहर रखा गया है लॉटरी से जो पैसा जीता जाएगा, और ये शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी स्लैब से बाहर रखा गया है, इन दोनों को स्लैब से बाहर रखा गया है। तो ये है कैजुअल इनकम, ये है क्या है? ये है कैजुअल इनकम। लिखना है टैक्स ऑन ₹1,00,000, क्या परसेंट? कैज ऑन ₹1,00,000, 30%, 30,000 रुपया। टैक्स ऑन 23,000, क्या परसेंट? 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है। तो आपको लिखना है 4600। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? 4600 बचा क्या? ठीक है, बचा क्या उसको देखते हैं आगे। आपको ध्यान देना है 4600 हो गया। अब आपको ध्यान देना है 7,67,500 में 1,23,000 माइनस कर लीजिए, बचेगा 6 लाख। टैक्स ऑन 6,44,500। तो आपको लिखना है इसमें 5 लाख तक तो 12,500 टैक्स लगेगा। फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, 12,500। तो कितना बचा यहाँ पर? 1,44,500 ऑन 1,44,500, 20%। 20% जो टैक्स लगेगा आएगा 28,900। इसको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लिया जाएगा, तो ये इसको लिख दो डायरेक्ट यहाँ पर 12,500, 28,900 जोड़ लिया जाएगा, 76,000 रुपया। कितना आएगा? 76,000 आपको लिख लेना है। अब ये 76,000 आया, लेकिन आगे भी बात चलेगी। आगे क्या होगा? सरचार्ज, ज़्यादा पैसे नहीं, कहाँ सरचार्ज लगेगा। 76,000 में आपको लिख देना है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4%। 76,000 का 4% आपको निकाल देना है, कितना आ जाएगा? 3,040। 3,040 में जोड़ दीजिए 79,000, 79,040। जो लॉटरी वगैरह पे पैसा मिलता है टैक्स कटने के बाद मिलता है, जो लॉटरी वगैरह पैसा मिलता है टैक्स कटने के बाद मिलता है, तो यहाँ टैक्स नहीं किया, टीडीएस 1,00,000 पर 30,000, वही आएगा 49,040 आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा हो गया, 49,040 आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे 7वें नंबर क्वेश्चन, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है मिस्टर रामचंद्र जी क्या हैं? प्रोफेसर हैं। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी भी बोला है इसमें।
ठीक है। आपको ध्यान देना है, इनको बेसिक पे मिलता है इंक्लूडिंग ग्रेड पे 60,000 रुपया महीना। डियरनेस अलाउंस मिलता है बेसिक पे का 45%। स्पेशल पे मिलता है 500 रुपया पर मंथ प्रमोटिंग स्मॉल फैमिली। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3800 रुपया पर मंथ। प्रॉक्टर अलाउंस मिलता है 500 रुपया पर मंथ। लिविंग ऑन हाउस एनुअल वैल्यू 40,000। गेटिंग 50% हाउस रेंट अलाउंस। एरियर ऑफ पे 2,30,800। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन्वेस्टमेंट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है प्रीवियस ईयर में। कंट्रीब्यूट इन अ प्रोविडेंट फंड 8,000 रुपया पर मंथ। हिज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 रुपया पर मंथ। ही पे 30,000 एज पेमेंट इंटरेस्ट एंड 40,000 इन्वेस्टमेंट। हाउसिंग लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन हिज हाउस। आपको इनकम टैक्स मालूम करना है, टोटल इनकम, और आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है। ज़्यादा झंझट ना करते हुए आप अपनी कॉपी में सर्वप्रथम लिखने का काम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम। ठीक है, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद आपको ध्यान देना है फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको पता है टोटल इनकम में सबसे पहला जो होता है, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको लिखना है सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में दिया गया है बेसिक पे। बेसिक पे, बेसिक पे जो मिल रहा है इनको ग्रेड पे 60,000 रुपया महीना। बेसिक पे 60,000 पर मंथ, 12 महीने का 12 छंग 72, 7,20,000। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं डीए, डियरनेस अलाउंस, इसी का 45%, समझ रहे हो, इसी 7,20,000 का 45% निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा 3,24,000। जितना वेतन पा रहे हैं उसी का 45%। उसके बाद स्पेशल पे बोल रहे हैं 500 रुपया पर मंथ। ठीक है, स्पेशल पे बोल रहे हैं 500 रुपया पर मंथ। स्पेशल पे बोल रहे हैं 500 रुपया पर मंथ, 12 महीने का 6,000। उसके बाद आपको लिखना है ट्रांसपोर्ट 3,800 रुपया पर मंथ। 3,800 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कैलकुलेटर से 3,800 रुपया पर मंथ 12 महीने से गुणा कर दीजिए। 3,800 रुपया पर मंथ 12 महीने से गुणा कर दीजिए, 45,600। जो बोला गया वही किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है प्रॉक्टर अलाउंस 500 रुपया पर मंथ। प्रॉक्टर अलाउंस 500 रुपया पर मंथ, 12 महीने का 6,000 रुपया। उसके बाद आपको लिखना है हाउस रेंट अलाउंस का मामला इसमें आ गया है, कोई बात नहीं है, यह चारी कह रहा है ही इज लिविंग हिज ओन हाउस, खुद के मकान में रहते हैं। एनुअल वैल्यू इनके मकान की 40,000 रुपया है। गेटिंग 15% पे हाउस रेंट अलाउंस, ध्यान दीजिएगा 15% पे हाउस रेंट अलाउंस। आपको ध्यान देना है, तो आपको लिखना है हाउस रेंट अलाउंस। इनका हाउस रेंट अलाउंस जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 1,08,000 रुपया।
उसके बाद आपको बताना चाहते हैं एरियर मिल रहा है 2,30,000। एरियर का मतलब होता है कि जो पहले बकाया है कोई वेतन, एरियर कुछ समय का, उस बकाया सरकार इनको देती है 2,30,800। सबको जोड़ लेना है। ये वेतन से संबंधित इतना पैसा प्राप्त करते हैं और इतनी सुविधा प्राप्त करते हैं। तो आपको लिख लेना है 14,40,400। इसको बोलेंगे ग्रॉस। ग्रॉस क्या, कुछ नहीं लिखो यहाँ पर। जो व्यक्ति नौकरी करता है, वेतन पाता है, उसे 50,000 रुपया क्या मिलता है, ठीक है। जो व्यक्ति नौकरी पाते हैं उनको क्या मिलता है, जो व्यक्ति नौकरी पाते हैं उनको वेतन मिलता है। वेतन में स्टैंडर्ड डिडक्शन नियम है, 50,000 रुपये मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा 13,90,400। 13,90,400 इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से इतना पैसा कमाया है, टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम सैलरी से कितना पैसा कमाया है, 13,90,400। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम दी गई है। दूसरा लिख लो, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इनकम दी गई है, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इनकम दी गई है, इनका मकान है, खुद रहते हैं, इनका मकान है, खुद रहते हैं। तो जिस मकान में खुद रहते हैं उसकी एनुअल वैल्यू जो होती है ना, नील होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। उसके बाद लेस कर देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है बस। इन्होंने जो मकान है इनके पास, क्वेश्चन में देखेंगे तो उस पर 30,000 रुपया ब्याज पेमेंट किया है, सिर्फ इनको ब्याज की छूट मिलेगी। यानी कि कमाई 1 रुपया नहीं, 30,000 रुपया इन्होंने ब्याज पेमेंट किया है। तो माइनस का हो जाएगा 30,000, माइनस का इनका कितना हो गया, 30,000 रुपया हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 30,000। उसके बाद तो इसको आप पहले लिख लीजिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। तो ध्यान देना है, अब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। कैलकुलेशन का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम, और कोई हेड तो दिया नहीं। एक हेड ऐसा है सैलरी जहां से 13,90,400 कमा रहे हैं, एक है जहां पर 30,000 रुपया कमा रहे हैं। तो आप लिखना है, आपको लिखना है 13,60,400। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में ध्यान देना है, कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में 8,000 रुपया पर मंथ। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस 1,200 रुपया पर मंथ। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में लेस करते हैं, डिडक्शन 80C से 80U, डिडक्शन 80C से 80U, ठीक है। ये माइनस किया जाता है, हम माइनस करेंगे। लेकिन क्या क्या देखो, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में 80C के अंतर्गत छूट मिलती है। 8,000 रुपया महीना, 12,96,000, 8,000 रुपया महीना, 12,96,000 रुपया। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, 12,96,000 रुपया, ये हो गया। उसके बाद 1,200 रुपया महीना इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने पेमेंट किया है। 1,200 रुपया महीना इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा वो भी 80C के अंतर्गत, 1,200 रुपया महीना, 12 महीने का 14,400 हो जाएगा, 80C के अंतर छूट मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आवास ऋण पर 30,000 ब्याज, 40,000 रुपया किस्त भुगतान किया है। ब्याज की छूट यहाँ मिल गई, 80C के अंदर किस्त 40,000 की छूट मिल जाएगी। यानी कि कितना हो जाएगा, 1,50,400 माइनस कर दिया जाएगा, 12 लाख, ये सब माइनस कर दो, समझ में आया, ये सब माइनस कर देना, 1,50,400 होगा, 1,50,400 माइनस कर दिया जाएगा। आपका जो टोटल इनकम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12,10,400, 12,10,400।
समझिएगा, ये सब सैलरी से रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कमाई 1 रुपये के नहीं, ब्याज दिया जा रहा है। तो सैलरी से कमाई है और हाउस प्रॉपर्टी से घाटा है, दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दिया जाएगा। 80 से 80 की कटौती जब माइनस की जाएगी, ठीक है, 96,000, 14,400, 40,000, ये है 8,000 रुपया महीना पीएफ में पैसा दिया है, 1,200 रुपया महीना दिया है और इंश्योरेंस प्रीमियम का 8,000 रुपया महीना, 12 महीने का 12 96,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है 1,200 रुपया महीना, 12 बरहम में 144 और 40,000 रुपये इन्होंने किस्त दिया है, 12,10,400, इसे बोलेंगे टोटल इनकम। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकालना बता रहे हैं, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी निकालना बता रहे हैं। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिखना है कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेबल, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेबल, टैक्स लायबिलिटी लिख दो फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको बताना चाहते हैं 12 लाख टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम इक्वल टू 12,10,400। तो सीधा सीधा भैया पहले 2.5 लाख पे कौन टैक्स नहीं लगता, आम बात है। दूसरे 2.5 लाख पे 5% यानी 12,500। तो लिख दो टैक्स ऑन 5 लाख, तो परसेंट मत लिखा लो, सीधा 12,500, क्योंकि पहले 2.5 लाख पर कोई नहीं, अगले पे वही 12,500 होगा। समझ में आया? अब कितना बचा, 12 में 7 बचा, 7 में 5 माइनस कर दो, 5 लाख पे सीधा 20% निकाल दो, 1 लाख, कितना बचा, 5 लाख बचा, 2,10,400, 30%, 30%, 63,120, 1,75,620 प्लस करेंगे सरचार्ज नील, प्लस करेंगे एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4%, इसी का 4%, 7,025, 1,82,645, ठीक है, राउंड ऑफ कर दो, 1,82,650 आंसर इतना आ रहा है, राउंड ऑफ कर दो, टैक्स लायबिलिटी आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।